हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे से चैनल गुड कैरियर क्लासेस में। गाइज, आज के इस लेक्चर में मैं अभी फिजिक्स का लेक्चर मैंने बोला था 1:30 बजे आपको फिजिक्स का लेक्चर मिलेगा। तो फिजिक्स में मैंने इसका साइंस के फिजिक्स इसमें चला रहा हूँ मैं। तो फिजिक्स में मैंने आप लोगों को बता दिया है, फर्स्ट पार्ट बता दिया, यानी न्यूटन जड़त्व का नियम, न्यूटन्स का प्रथम गति का नियम वगैरह सब कुछ, और बल का परिभाषा वगैरह सब बता दिया। आज ये पार्ट 2 होगा मेरा। ये जो होगा वो पार्ट 2 होगा साइंस का। साइंस में किसका? तो फिजिक्स का। ठीक है, लाइन बाय लाइन सभी वीडियो में देते जा रहा हूँ, मैथ्स का हो साइंस का हो, 1 बाय 1 आप लोगों को बढ़िया तरीके से उसको देख लेना है। ठीक है, चलिए तो देरी ना करते हुए चलते हैं। कौन सा है देखते हैं। उसके बाद यहां पे इस पीडीएफ को खोलता हूं। देखिए, आज की इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो न्यूटन्स के, देखिए यहां तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, जाकर देखिएगा खोल के उसको। यहां तक पढ़ाया था कि न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है। न्यूटन के प्रथम नियम से हमें बल का परिभाषा मिलता है। बल क्या है? तो वह भौतिक कारक जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी अवस्था को बदल दे, उसे हम बल कहते हैं, यानी फोर्स कहते हैं। ये चीजें मैंने आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में यहां तक पढ़ाया हूं। ठीक है, आज के इस लेक्चर में मैं इसके आगे बताऊंगा आप लोगों को संवेग के बारे में, और न्यूटन के गति का द्वितीय नियम यहीं से हमको मिलता है, और यही कंसेप्ट वहां पे लागू होता है। तो सारी चीजें मैं बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले समझिए संवेग। ठीक है, देखिए संवेग, मैं थोड़ा सा इसको ये ले लेता हूं, या इसको चेंज कर लेता हूं। ठीक है, ये ले लेता हूं और व्हाइट ले लेता हूं। चलिए समझिएगा, संवेग है ना। संवेग इंग्लिश में इसको बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम संवेग, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में मोमेंटम। वीडियो बढ़िया तरीके से चल रही है। तो संवेग यानी कि मोमेंटम। ठीक, मोमेंटम को हम पी से डिनोट करते हैं। किससे? संवेग को हम किससे डिनोट करते हैं? पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। संवेग को हम किससे डिनोट करेंगे? पी से। और इसका पूरा नाम क्या होता है? इंग्लिश में मोमेंटम इसको बोलते हैं। ठीक है, संवेग क्या होता है? सबसे पहले ये समझिए कि संवेग होता क्या है। तो देखिए, कोई भी वस्तु किसी वस्तु पर, किसी गतिशील वस्तु पर, मान लीजिए एक दो वाहन है। ठीक है, मान लीजिए दो वाहन है। एक वाहन ये है और एक और वाहन मैं बना देता हूं। एक वाहन ये है। ठीक है, ये प्लास्टिक की वाहन है, ये प्लास्टिक की वाहन है, और ये ओरिजिनल है। ठीक है, ओरिजिनल ये है, ये ओरिजिनल गाड़ी जिस पर हम लोग चलते हैं, और ये प्लास्टिक की है। बताइए कि दोनों में से इसका मास ज्यादा होगा। अगर इस दोनों की मास को हम कंपेयर करें तो किसका मास ज्यादा होगा? प्लास्टिक का कि ओरिजिनल वाला? तो जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे कि सर ओरिजिनल वाले का मास ज्यादा होगा। ठीक है, इसका मास हमारा ज्यादा होगा, ओरिजिनल गाड़ी का। उसके बाद मैं बात करूं तो ये तो हो गया मेरा मास। मास, हिंदी में मास को बोलते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी इस गाड़ी का, दोनों गाड़ी का द्रव्यमान में हमने कंपेयर किया मास में, तो इसका मास ज्यादा होगा। अब आता है एक अगला, वेग। वेग, वेलोसिटी। वेलोसिटी समझिएगा। अब मास की बात कर लिया, द्रव्यमान, दूसरा वेग। दोनों में किसका वेलोसिटी यानी वेग ज्यादा होगा? तो जाहिर सी बात बोलेंगे आप कि सर दोनों में सबसे ज्यादा जो वेग होगा वो ओरिजिनल गाड़ी की वेग जो होगा वो ज्यादा होगा। ओरिजिनल गाड़ी की वेग ज्यादा होगा, ओरिजिनल गाड़ी का मास भी ज्यादा होगा। ठीक है, तो यही जो मास और इस गाड़ी का जो मास है और वेग है, इसी मास और वेग के गुणनफल को मास
और मल्टीप्लाई वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू मोमेंटम, इज इक्वल टू मोमेंटम, इज इक्वल टू मोमेंटम। समझ रहे हैं? इसको हिंदी में लिख देते हैं हम यहाँ पे। देखिए, मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान गुने बेग, वेलोसिटी यानी बेग, बराबर क्या, संवेग यानी कि मोमेंटम होता है। संवेग यानी कि मोमेंटम होता है। द्रव्यमान गुने बेग बराबर संवेग, यही कहलाता है संवेग। अब वो कोई भी वस्तु, कोई भी वाहन हो सकती है, कोई गतिशील वाहन हो सकती है। तो इसका हम साफ सुथरा परिभाषा दे तो वह गतिशील, यहां पे देखिए, वह गतिशील, यही यहां पे मैंने लिखा है, यहां पे वही लिखा हूं मैं। देखिए, संवेग यानी कि मोमेंटम किसी गतिशील वस्तु के द्रव्यमान और बेग, है ना, द्रव्यमान यानी मास और बेग यानी वेलोसिटी के गुणनफल, के गुणनफल, बताया ना कि m मल्टीप्लाई v, m मल्टीप्लाई v बराबर p। तो गुणनफल का मतलब गुना, है ना। बेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, यानी कि p कहते हैं। तो कोई पूछे संवेग किसे कहते हैं, तो किसी गतिशील वस्तु की, किसी गतिशील, जैसे वाहन का एग्जांपल लिया था, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग को किससे डिनोट करते हैं, p से। संवेग को किससे डिनोट करते हैं, p से। मास यानी कि द्रव्यमान, द्रव्यमान माने वजन, है ना, भार, ठीक। और वेग आपको बताया। चलिए, अब इसके बाद संवेग हो गया। किसी वस्तु का द्रव्यमान m तथा वेग v है, तब p बराबर m मल्टीप्लाई v, वही जो आपको बताया, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। तब वेग का मात्रक क्या होता है, वेग का मात्रक, तो देखिए, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम और वेग का मात्रक मीटर पर सेकेंड। तो संवेग का मात्रक हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड, केजी मीटर पर, केजी मीटर पर सेकेंड। इसको चेंज कर लेता हूं मैं, नहीं तो डिस्टर्ब होता होगा तुम लोगों को। चलिए, केजी मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम का शॉर्ट फॉर्म केजी, और मीटर पर सेकेंड यानी, तो इसको हम लिखते हैं केजी मीटर पर सेकेंड। संवेग का मात्रक क्या होता है, केजी मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं? अच्छा, इसका सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड, ग्राम सेमी पर सेकेंड, ग्राम सेमी पर सेकेंड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड। और इसको बोलते हैं डाइन सेकेंड, डाइन सेकेंड भी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद हमारा आता है, अब देखिए थोड़ा सा संवेग के बारे में समझते हैं। मान लीजिए कि यहां पे कलर चेंज करता हूं, मान लीजिए यहां पर कोई m द्रव्यमान की, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और उस पे u वेग काम कर रहा है। u वेग यानी प्रारंभिक वेग, कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, u वेग से वो गतिमान है, तो उस पर लगाया गया फोर्स, ठीक है। यहां पर कोई m द्रव्यमान की वस्तु है और v वेग से वो गतिमान है, v वेग से गतिमान है, तो इस पर लगाया गया फोर्स। ये देखिए, यहां पे ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है, ये प्रारंभिक वेग है और ये अंतिम वेग है। तो बताइए कि संवेग में परिवर्तन, संवेग में परिवर्तन बराबर क्या होगा, एम भी माइनस एम यू होगा, एम भी माइनस एम यू होगा। संवेग में परिवर्तन एम भी माइनस
mu। अब परिवर्तन, जैसे मैं वेग में परिवर्तन बोलूं तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, तो वही संवेग में परिवर्तन कैसे निकालेंगे, तो अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग। अब संवेग में परिवर्तन की दर, संवेग में परिवर्तन की दर, तो mv माइनस mu बट्टा टी, जहां भी दर की बात करें, जहां पर दर की बात करें तो अपवन में टी, जहां पर दर की बात करें तो अपवन में टी, संवेग में परिवर्तन की दर तो अपवन में टी, वेग में परिवर्तन का दर तो v माइनस यू बट्टा टी, तो अपवन में जहां दर की बात हो तो नीचे में समय से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो संवेग में परिवर्तन का दर mv माइनस एमी बटा टी। अब यहां पर हम दोनों में से m कॉमन ले सकते हैं और v माइनस यू बट्टा टी, ये देखिए। अब ये जो होता है m इंटू वी माइनस यू बट्टा टी, ये बल के समानुपाती होता है। क्या होता है, बल के समानुपाती होता है। ये कहां से निकलता है, ये उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, उस वस्तु पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये कहां से आता है, तो ये आता है न्यूटन के दूसरे नियम से। कहां से आता है जी, न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से, न्यूटन के दूसरे नियम से आता है ये, कि जो उस वस्तु पर लगाया गया बल संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। तो यहां से हमें एक न्यूटन का दूसरा नियम जो है देखना है, तो देखिए यहाँ पे न्यूटन का दूसरा नियम, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर करते हैं हम, ये देखिए न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, तो संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होता है। वही लिखा गया है संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन कैसे होगा, संवेग में परिवर्तन कैसे होगा, तो mv माइनस mu, संवेग में परिवर्तन के दर तो बट्टे में t, है ना। क्या बोल रहा है, आरोपित बल के समानुपाती होता है, आरोपित बल F इसके समानुपाती होता है। देखिए समझ रहे हैं मेरे बात को, समझ रहे हैं मेरे बात को। चलिए ये थोड़ा सा ऊपर करता हूं मैं, चलिए यहाँ पे समझा देता हूं। देखिए आरोपित बल के समानुपाती होता है, तो यानी F समानुपाती m इंटू v माइनस यू बट्टा टी, यही ना बोलता है, यही ना दूसरे नियम से, है ना, न्यूटन के दूसरे नियम से, क्योंकि दूसरा नियम यही बोलता है कि किसी वस्तु पर लगाया गया आरोपित बल संवेग में परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। अब F समानुपाती m, इसका वैल्यू होता है a, इसका वैल्यू क्या होता है a, यानी एक्सेलरेशन v माइनस यू बटा टी, यहाँ पे रीजन दिखा सकते हैं, a बराबर v माइनस यू बटा टी होता है, यानी एक्सेलरेशन आपको पता होगा। तो यहाँ पर F बराबर k m a, जहाँ k बराबर 1 ले लीजिए, तो F बराबर ma, F बराबर ma, ये क्या है, बल का सूत्र, क्या है, बल का सूत्र, यानी गति के दूसरे नियम से बल का सूत्र मिलता है, F बराबर ma, F बराबर ma, गति के दूसरे नियम से बल का सूत्र मिलता है, और गति के पहले नियम से बल का परिभाषा मिलता है, बल का परिभाषा पहले नियम से और दूसरे नियम से बल का सूत्र मिलता है, F बराबर
ma, जहां F हमारा फोर्स है ना, और m इजकल टू मास और a इजकल टू एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, a इजकल टू एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। चलिए आप पता चला आप लोगों को। चलिए इसके बाद आगे देखिए, ये लिख लीजिए बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए इसको अच्छे से। चलिए तो याद रखिएगा कि बल के दूसरे न्यूटन की गति के दूसरे नियम से बल का सूत्र मिलता है। देखिए यहाँ पे, अतः गति के दूसरे नियम से F समानुपाती एम भी माइनस एम यू बटा टी, तो F समानुपाती दोनों में कॉमन हो जाएगा एम एम, तो m कॉमन हो गया तो बचा v माइनस यू बटा टी, तो F समानुपाती m, इसका वैल्यू होता है a। तो देखिए F बराबर के एम ए, तो k का वैल्यू 1 लिया तो F बराबर एम ए, यही बल का सूत्र है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद चलिए यहां पर आगे, द्वितीय नियम से बल का सूत्र F बराबर एम ए मिलता है, F बराबर एम ए न्यूटन के दूसरे गति नियम से। चलिए इसके बाद अगला देखिए, बल एक सदिश राशि है, बल एक सदिश राशि है। सदिश का मतलब होता है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। अदिश सदिश किसी दूसरे लेक्चर में बताऊंगा। याद रखिएगा बल एक कौन सी राशि है, तो सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है ना। फोर्स किस दिशा में, कि परिमाण का मतलब क्या होता है, वजन, यानी किसी वस्तु में वजन हो, है ना, और किस हम फोर्स लगा रहे हैं, तो एक सही डायरेक्शन में किस दिशा में हम फोर्स लगा रहे हैं, है ना। तो इसमें दिशा भी है, अब परिमाण यानी जिसको हम धक्का देंगे उसमें वजन भी तो होगा ना, तो परिमाण और वजन, परिमाण और दिशा दोनों है, इसलिए ये बल कौन सी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, चलिए वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होना चाहिए। देखिए कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये कोई वस्तु है, ये कोई एक वस्तु है, ठीक है, ये 10 kg का है, या जितना इसका भार होगा, अगर मान लीजिए इस पे 10 न्यूटन का फोर्स हम लगा रहे हैं, तब भी इस वस्तु को हम उठा सकते हैं, है ना। अगर हम 10 न्यूटन के बराबर इस पे फोर्स लगाएंगे 10 न्यूटन का, तब भी उसको उठा सकते हैं ना। क्योंकि अगर 9 न्यूटन लगाएंगे तो हम नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि इस वस्तु से हम कम फोर्स लगा रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर उससे छोटी वस्तु कोई है, मान लीजिए इसमें 5 न्यूटन का बल हमें लगाना है, तो 4 न्यूटन का लगाएंगे तो ये उठेगा क्या, नहीं उठेगा, क्योंकि इतना भारी है कि हमें इसमें 5 न्यूटन का बल लगाना पड़ेगा। ये बड़ी वस्तु है, ये इतनी है कि इसको हमें 10 न्यूटन के फोर्स से ही मैं उठा सकता हूँ, है ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है। देखिए यहाँ पे कि वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल वस्तु के वजन के समान होना चाहिए, यानी जितना वजन होगा उतना ही हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे कम लगाइएगा तो उठेगा नहीं। तो वही यहाँ पे लिखा गया है कि वस्तु को उठाने के लिए वस्तु का जितना वजन होना चाहिए उतना ही हमें फोर्स भी लगाना है, तब भी वह वस्तु को, उस वस्तु को हम उठा पाएंगे। ठीक है, चलिए वस्तु, यहाँ पर देखिएगा, सॉरी, बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ, तो जब हमें कोई धक्का देगा तो हम अपनी स्थिति को चेंज कर सकते हैं। या मान लीजिए हम साइकिल चला रहे हैं दक्षिण दिशा में, ठीक है, अभी पूरब दिशा में जब हैंडल घुमाना है तो मुझे बल लगाना पड़ेगा, है ना, तभी तो घुमा सकते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पे बोल रहा है कि बल वह भौतिक राशि है जो एक समान स्थिति को बदल देता है। यानी मान लीजिए कि हम 5-10 के स्पीड से साइकिल चला रहे हैं, 10 के स्पीड से, तो मुझे 15 करने के लिए और ज्यादा बल लगाना पड़ेगा, तब तो उसके गति में जो है असमानता होगी। तो एक समान गति को हम बदल सकते हैं बल लगाकर, यानी 5 के स्पीड से चल रही है तो 10 के स्पीड में चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा, है ना। चलिए इसके बाद, किसी वस्तु पर बाह्य बल लगाने के बाद भी
आकार में परिवर्तन न हो तो वह दृढ़ कहलाता है। मान लीजिए ये पेन है ना, इसमें बल लगा रहे हैं तब भी इसका आकार चेंज नहीं हो रहा है, ऐसी वस्तु को हम बोलते हैं दृढ़। क्या बोलते हैं? दृढ़। क्या बोलते हैं? दृढ़ता। इसमें दृढ़ता है, इसको कितना भी कुछ करे ये दबेगा नहीं, इसके आकार में चेंज नहीं होगा, कितना भी दबाए, क्योंकि ये दृढ़ है, ये दबेगा नहीं, है ना। तो किसी बाह्य बल लगाने के बाद भी उसके आकार में परिवर्तन ना हो तो क्या कहलाता है? दृढ़ता कहलाता है, यानी ये दृढ़ वस्तु है ना। चलो, जब तक बल नहीं लगेगा एक समान गति रहे, एक समान गति रहेगी। चलिए इसके बाद अगला, अगर बल विपरीत दिशा में लगेगा, अगर बल विपरीत दिशा में लगेगा, देख लीजिए यहाँ पे, अगर बल विपरीत दिशा में लगेगा तो 180 डिग्री का कोण बनेगा, जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री का। यानी कोई वस्तु है, अगर ये विपरीत दिशा में अगर बल लगाता है तो 180 डिग्री का कोण बनता है, यानी दिशाओं के बीच 180 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन यही एक समान दिशा में बल लगाया जाए, एक समान दिशा में, तो दिशाओं के बीच 0 डिग्री का कोण बनता है, याद रखिएगा। विपरीत हो तो 180 और एक समान बल लगाया जाए तो फिर 0 डिग्री। वही है, अगर बल विपरीत दिशा में लगाया जाए, यानी विपरीत दिशा में, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। और उसके बाद तथा जब समान दिशा में लगता है तो 0 डिग्री का, यानी ये भी इधर ही बल लगा रहा है, ये भी इधर ही बल लगा रहा है तो 0 डिग्री। लेकिन ये इधर बल लगा रहा है, ये इधर विपरीत दिशा में, तो 180 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है। बल विपरीत विस्थापन का नकारात्मक बल कहलाता है। बल के विपरीत विस्थापन हो तो नकारात्मक बल कहलाता है। यानी बल के विपरीत, अगर मान लीजिए हम इधर जा रहे हैं, हम इधर जा रहे हैं, अब बल इधर और विस्थापन इधर लग रहा है, तो ये नकारात्मक बल कहलाएगा। ठीक है। तो बल के विपरीत विस्थापन को नकारात्मक बल कहते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा यहाँ तक। यहाँ पे आपका सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कंप्लीट हुआ। सॉरी, मैंने थोड़ा तेजी में पढ़ाया क्योंकि क्लास को जल्दी एंड करना था। तो अब कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करिएगा, उसका मैं रिप्लाई दूंगा। ठीक है। हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई आप लोगों को दूंगा। ठीक है, जैसे कमेंट करिएगा। तो मैं मिलता हूं फाइनली थर्ड लॉ लेकर। थर्ड लॉ, ज्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करूंगा, पार्ट वाइज पार्ट वीडियो को मैं जो है बनाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।